हेलो माय डियर्स, मेरा नाम है सुहेल शफी। आज हम फरारी सीरीज़ में बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का वन शॉट पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप आर्टिस की स्पीशीज़ देखोगे तो वो कितनी है 20,000। अगर आप बीटल्स की देखोगे उनकी 3 लाख स्पीशीज़ है। अगर आप फिशेस की देखोगे तो उनकी 28,000 स्पीशीज़ है। और अगर आप आर्चिड्स की देखोगे तो उनकी कितनी है 20,000 स्पीशीज़ है। अब हम बात करेंगे किसकी, बायोडाइवर्सिटी की। अगर हम अपने बायोस्फीयर में देखेंगे, जो डाइवर्सिटी है वो खाली एग्जिस्ट स्पीशीज़ लेवल पे नहीं करती है, बल्कि जितने भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो जो कहाँ से रेंज होती है, मैक्रो मॉलिक्यूलों से लेकर बायोमस तक जितने भी हैं वहाँ तक वो एग्जिस्ट करते हैं। कौन? बायो जो डाइवर्सिटी है वो वहाँ तक एग्जिस्ट करती है। जो बायोडाइवर्सिटी है, ये जो टर्म है उसको पॉपुलराइज किया था किसने? एक सोशो बायोलॉजिस्ट जिसका नाम क्या था? एडवर्ड विल्सन, टू डिस्क्राइब द कंबाइंड डाइवर्सिटी एट ऑल द लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब जो इसमें इम्पॉर्टेंट है वो क्या क्या है? एक तो जेनेटिक डाइवर्सिटी है, दूसरी है स्पीशीज डाइवर्सिटी, तीसरी क्या है? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो क्या है? ए सिंगल स्पीशीज माइट शो हाई डाइवर्सिटी, लेकिन कहाँ पे? एट द जेनेटिक लेवल, और इट इज़ डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज। अब एक प्लांट है जिसको हम क्या बोलते हैं? रोवुल्फिया वोमेटोरिया, जो कहाँ पे ग्रो करता है? डिफरेंट हिमालयन रेंजेस। माइट बी इन टर्म्स ऑफ द पोटेंशियल कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव केमिकल रिजर्पाइन दैट द प्लांट प्रोड्यूसेस। देखो, ये जो रिजर्पाइन है ना, ये किस में ये हेल्प करता है? ये किस में इस्तेमाल होता है? टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर। जिनमें हाई ब्लड प्रेशर होता है उनमें ये इस्तेमाल होता है, उनको ट्रीट करने में ये इस्तेमाल होता है। कौन? रिजर्पाइन। इंडिया हैज़ मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस। कितने? 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स राइस के, और 1000 वेराइटीज़ ऑफ मैंगो। अगर आप बात करेंगे स्पीशीज़ डाइवर्सिटी की, जो डाइवर्सिटी एट द स्पीशीज़ लेवल होगी उसको हम बोलेंगे स्पीशीज़ डाइवर्सिटी, जो एट जेनेटिक लेवल होगी वो जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो अगर आप देखोगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीट पर एस्पेक्ट, इसे याद रखना क्योंकि इससे नीट में क्वेश्चन ज़रूर आता है। जो वेस्टर्न घाट्स है उनके पास ग्रेटर एम्फीबियन स्पीशीज़ डाइवर्सिटी है दैन ईस्टर्न घाट्स। याद रखना इंपॉर्टेंट है। जो वेस्टर्न घाट्स है इनके पास जो एम्फीबियन स्पीशीज़ है उसकी डाइवर्सिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट्स। अब हम बात करेंगे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये कहाँ पे? ये कौन सी डाइवर्सिटी है? एट द इकोलॉजिकल लेवल। इंडिया फॉर इंस्टेंस विथ इट डेजर्ट्स, रेन फॉरेस्ट्स, मैंग्रोव्स और क्या है, कोरल रीफ्स, वेटलैंड्स, एस्चुरीज एंड एल्पाइन मीडोज हैज़ ए ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी दैन ए स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे। याद रखना है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे हाउ मनी स्पीशीज आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मनी इन इंडिया। कितने इस दुनिया में पाए जाते हैं और कितने इंडिया में, इसमें हम इसी के ऊपर बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। याद रखना, ये जो एब्रिवेटेड फार्म है ना, ये इंपॉर्टेंट है नीट परस्पेक्टिव से, क्योंकि नीट में क्वेश्चन आ सकता है। वहाँ पे आपको एब्रिवेटेड फार्म दी जाएगी, बताएंगे कि ये किसके लिए स्टैंड करता है। तो याद रखना, क्या पता वहाँ पे क्वेश्चन आएगा या आ सकता है। इसमें कोई भी मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं आएगा, क्वेश्चन आ सकता है इससे। तो इसीलिए इसकी तरफ ध्यान रखना, इसको याद रखना कि ये जो एब्रिवेटेड फार्म है ये क्या है। तो इसने क्या कहा? द टोटल नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज डिस्क्राइब्ड सो फार इज स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन। कितना? मोर देन 1.5 मिलियन। बट वी हैव नो क्लियर आइडिया ऑफ हाउ मेनी स्पीशीज आर येट टू बी डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब्ड। लेकिन हमें ये अंदाज़ा नहीं है अभी कितनी स्पीशीज डिस्कवर होनी बाकी है। ये हमें अभी अंदाज़ा नहीं है, ये भी हमें क्लियर आइडिया नहीं है। सम एक्सट्रीम एस्टिमेट्स रेंज फ्रॉम कहाँ से? 20 to 50 मिलियन, बट ए मोर कंजर्वेटिव एंड साइंटिफिकली साउंड एस्टिमेट मेड बाय किसने? रॉबर्ट मे प्लेसेस द ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी एट अबाउट 7 मिलियन। इंपॉर्टेंट है, नीट में क्वेश्चन आया है तो याद रखना है, आगे भी क्वेश्चन आ सकता है। जो रॉबर्ट मे ने जो एस्टिमेट किया था उसने बोला कि जो ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी है वो कितनी है? लगभग 7 मिलियन। नीट में क्वेश्चन आया है, याद रखना, नीट में क्वेश्चन आ भी सकता है दोबारा। देखो, अब हम बात करेंगे मोर देन 70% ऑफ ऑल द स्पीशीज रिकॉर्डेड आर एनिमल्स। वो कौन से हैं? एनिमल्स। वाइल्ड प्लांट जिसमें क्या क्या आते हैं? अलगे, फंजे, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स कंप्राइज नो मोर देन 22% ऑफ द टोटल।
अगर हम एनिमल्स में देखेंगे, जो इंसेक्ट्स है वो मोस्ट स्पीशीज़ रिच टैक्सोनॉमी ग्रुप है, जो कितना बनाता है, कितना परसेंट बनाता है 100% में 70%। मतलब अगर 100% एनिमल्स है उसमें 70% कौन से हैं, इंसेक्ट्स। दैट मीन्स आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल्स ऑन दिस प्लेनेट 7 आर इंसेक्ट्स। अगर 10 एनिमल्स है उसमें 7 कौन से हैं, इंसेक्ट्स है। Again, how do we explain this enormous? The number of fungi species in the world is more than the combined total of the species of fishes, amphibians, reptiles and mammals। याद रखना इंपॉर्टेंट है नीट परस्पेक्टिव से। जो फंजे की स्पीशीज़ इस दुनिया में है वो कितने हैं, वो अगर आप कंबाइन करोगे फिशेस की, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और मैमल्स की, उनको मिला के जितनी स्पीशीज़ बनती है उतनी उससे भी ज़्यादा किसकी है, फंजी स्पीशीज़ की। अब इस डायग्राम की तरफ ध्यान दो, यहाँ पे देखो ये इन्वर्टिब्रेट्स का है। ये डायग्राम नीट में ज़रूर आ सकती है, याद रखना इंपॉर्टेंट है नीट परस्पेक्टिव से, ये डायग्राम ज़रूर आएंगे। अब ये देखो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, अदर एनिमल ग्रुप्स, ये क्या क्रुस्टेशियंस, ये क्या मोलस्कस, इंसेक्ट्स, और ये क्या देखो मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और ये फिशेस। अब प्लांट्स में देखो ये फर्न्स एंड एलियस, मॉसेस, फंजे, अलगे, लाइकन्स और एंजियोस्पर्म्स। इनको याद रखना है क्योंकि नीट में क्वेश्चन आ सकता है, वहाँ पे आपको ये हाइड रख सकते हैं और बता सकते हैं कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये क्या रिप्रेजेंट कर सकता है, इसीलिए नीट में क्वेश्चन आ सकता है, उसकी तरफ ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं। इट शुड बी नोटेड दैट दीज एस्टिमेट्स डू नॉट गिव एनी फिगर्स फॉर प्रोकैरियोट्स। याद रखना प्रोकैरियोट्स में तो आपने इसमें तो अभी प्रोकैरियोट्स तो नहीं देखे, प्रोकैरियोट्स इसमें गायब थे। बायोलॉजिस्ट्स आर नॉट श्योर अबाउट हाउ मेनी प्रोकैरियोटिक स्पीशीज देयर माइट बी। बायोलॉजिस्ट श्योर नहीं है कि वो ये कह सके कि प्रोकैरियोटिक स्पीशीज कितनी हो सकती है अभी भी। द प्रॉब्लम इज दैट कन्वेंशनल टैक्सोनॉमिक मेथड्स आर नॉट सुटेबल फॉर आइडेंटिफाइंग माइक्रोबियल स्पीशीज। मेनी स्पीशीज आर simply not culturable under laboratory conditions. If we accept biochemical or molecular criteria for delineating species for this group, then their diversity along might run into millions। वो किस में जाते हैं फिर, मिलियंस में। Although देखो जो इंडिया का जो लैंड एरिया है ना वो कितना है, 2%। अगर वर्ल्ड का 100% है उसमें से 2.4% कौन कंट्रीब्यूट करता है, इंडिया। लेकिन जो इसकी स्पीशीज़ डाइवर्सिटी है वो कितनी है, वो बहुत ही ज़्यादा है, वो है 8.1। यानी कि 100 में से 8.1 कौन कंट्रीब्यूट करता है स्पीशीज़ डाइवर्सिटी, इंडिया। ये बहुत ही इंप्रेसिव है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीट में क्वेश्चन आ सकता है। दैट इज़ व्हाट मेक्स आवर कंट्री वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नियरली 45,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड ट्वाइस एज मनी ऑफ एनिमल्स हैव बीन रिकॉर्डेड फ्रॉम इंडिया। नियरली कितने, 45,000 स्पीशीज़ किसके हैं, प्लांट्स के, और ट्वाइस इसके दुगने किसकी स्पीशीज़ पाई गई है, एनिमल्स की, याद रखना। If we accept May's global estimates, only 22% of the total species have been recorded so far। याद रखना, खाली अभी तक कितने परसेंट स्पीशीज़ को पाया गया है, खाली 22%। याद रखना, ये किसने कहा था, अगर हम May's ग्लोबल एस्टिमेट लगाएंगे तो। Applying this proportion to India's diversity figures, we estimate that there are probably more than 1 lakh plant species। हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं, more than 1 lakh plant species और more than 3 lakh animal species yet to be discovered and described। याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे पैटर्न्स ऑफ डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी की। पहले हम उठाएंगे क्या, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स। द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड बट shows a rather uneven distribution। For many groups of animals or plants, there are interesting patterns in diversity. The most well-known being the latitudinal gradient in diversity. In general, species diversity decreases। याद रखना, ये important point है नीट परस्पेक्टिव से, नीट में इससे क्वेश्चन ज़रूर आएगा। जो अगर हम इन जनरल की बात करें, जो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी है ना वो डिक्रीज़ होती है जो ही हम दूर कहाँ से जाते हैं, इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। अगर आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाओगे, जो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी है वो क्या होती है, डिक्रीज़ होती है, विथ वेरी फ्यू एक्सेप्शंस। कुछ एक्सेप्शन है इसकी। अब ट्रॉपिक्स लैटिट्यूडनल रेंज ऑफ 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ हार्बर मोर स्पीशीज़ दैन टेम्परेट पोलर एरियाज। याद रखना इंपॉर्टेंट है, जो
यहाँ से मतलब जो ट्राइब से जो इनके पास ज़्यादा स्पीशीज़ होते हैं दैन टेम्परेटर पोलर एरियाज। कोलंबिया लोकेटेड नियर द इक्वेटर, जो कोलंबिया है वो कहाँ पे पाया जाता है? नियर द इक्वेटर। इसके पास कितने स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स है? 1400, याद रखना। जो न्यूयॉर्क है वो कहाँ पे है? 41 डिग्री नॉर्थ। इसके पास 105 स्पीशीज़ है। अगर आप ग्रीनलैंड की बात करोगे एट 71 डिग्री नॉर्थ, इसके पास खाली 56 स्पीशीज़ है। जो इंडिया है विथ मच ऑफ इट्स लैंड एरिया इन द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स, इसके पास कितने हैं? 1200 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स, मोर देन 1200 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स, याद रखना। अब फॉरेस्ट इन ए tropical region like Ecuador has up to 10 times as many species of vascular plants as a forest of equal area in a temperate region like the Midwest of the USA। जो अगर आप ट्रॉपिकल रीजन जिसका जैसे कि इक्वेडर है उसके पास 10 टाइम्स मोर स्पीशीज़ है किनकी? वस्कुलर प्लांट्स की, जितनी मतलब अगर आप मिडवेस्ट ऑफ यूएसए की बात करोगे उससे क्या 10 गुना ज़्यादा इसके वस्कुलर जो प्लांट्स है ना उसकी स्पीशीज़ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मिड वेस्ट ऑफ द यूएसए, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। द लार्जली ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेयर फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका, इसके पास ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी है अर्थ पे, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ये नीट में क्वेश्चन आता ही आता है। इट इज़ होम टू मोर देन 40,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, याद रखना, 3,000 स्पीशीज ऑफ फिशेस, 1,300 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, 427 species of mammals, 427 of amphibians, 378 of reptiles, and of more than 125,000 innovative breeds. Scientists estimate that in these rainforests there might be at least 2 million insect species waiting to be discovered and named। जो इकोलॉजिस्ट्स और एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट्स हैं उन्होंने बहुत सारी हाइपोथेसिस दी। सम इम्पॉर्टेंट वनज आ रहा है, इसमें कौन कौन सी आती है? सुपरसेशन पहली, इज़ जनरली अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये किसका फंक्शन है? टाइम का। अनलाइक टेम्परेट रीजन सब्जेक्टेड टू फ्रीक्वेंट ग्लेशियर्स इन द पास्ट, ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स हैव रिमेन्ड रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स एंड दस हैड अ लॉन्ग एवोल्यूशनरी टाइम फॉर स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन। जो दूसरी है वो क्या है? ट्रॉपिकल एनवायरमेंट्स। अनलाइक टेम्परेट वनस आर लेस सीजनल, ये लेस सीजनल होते हैं, रिलेटिवली मोर कॉन्स्टेंट प्रेडिक्टेबल, और क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट होते हैं और मोर प्रेडिक्टेबल होते हैं, याद रखना। सच कॉन्स्टेंट एनवायरमेंट्स प्रमोट नीचे स्पेशलाइजेशन एंड लीड टू ए ग्रेटर स्पीशीज डाइवर्सिटी। एंड जो तीसरा है वो क्या है? देयर इज मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन द ट्रॉपिक्स विच कंट्रीब्यूट्स टू हाई प्रोडक्टिविटी, दिस इन टर्न माइट कंट्रीब्यूट इनडायरेक्टली टू ग्रेटर डाइवर्सिटी, याद रखने। इसको नज़र रख के मतलब रखना, क्योंकि क्या पता वहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन बता सकते हैं ऐसे कि कौन कौन से 3 पॉइंट्स है, वो हाइपोथेसिस कौन कौन सी हैं, तो याद रखना वहाँ पे आ सकता है। अब हम बात करेंगे स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप की। ड्यूरिंग हिज पायनियरिंग एंड एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन इन द वाइल्डरनेस ऑफ साउथ अमेरिकन जंगल्स, जो ये अलेक्जेंडर वन हम्बलेट है ना, इसने काम कहाँ पे किया था? साउथ अमेरिकन जंगल्स में, याद रखना, इंपॉर्टेंट है नीट परस्पेक्टिव से, नीट पे क्वेश्चन आ सकता है, वो बताएंगे आपको उसने कहाँ पे काम किया था। उसने काम किया था साउथ अमेरिकन जंगल्स में। ये क्या है? ये एक जर्मन नेचुरलिस्ट और जोग्राफर था, याद रखना, जर्मन नेचुरलिस्ट और जोग्राफर था। और इसने किस पे कहाँ पे काम किया था? साउथ अमेरिकन जंगल्स में, याद रखना। इसने ऑब्जर्व किया था, जो अगर आप स्पेसिफिक एरिया लोगे, मान लो हमने कोई स्पेसिफिक एरिया लिया, जो स्पीशीज़ रिचनेस है वो इंक्रीज़ होती थी मतलब विथ एक्सप्लोरेड एरिया। जितना आप आगे आगे बढ़ोगे, मसलन आप पॉइंट ए से पॉइंट बी के तक जितना आप दूर दूर भागोगे, जो स्पीशीज़ रिचनेस है वो इंक्रीज़ होगी, लेकिन वो भी कब तक? अप टू ए सर्टेन लिमिट, किसी हद तक। ये किसने कहा था? अलेक्जेंडर वन हम्बलेट ने। In fact, the relationship between species richness and area for a wide variety of taxa, जिसमें क्या क्या आता है? एंजियोस्पर्म प्लांट्स, बर्ड्स आते हैं, बैट्स आते हैं और फ्रेश वाटर फिशेस आते हैं। टर्न्स आउट टू बी ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यहाँ पे देखो, जो फार्मूला है क्या? S = CA⁻Z। अब इसमें देखना है सी क्या, ये S क्या करता है इसमें डिनोट, ये करता है स्पीशीज रिचनेस, A क्या करता है डिनोट एरिया, Z क्या करता है स्लोप ऑफ द लाइन। अगर आप y देखो, ये C देखोगे, ये क्या है? ये इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, याद रखना, ये है इंटरसेप्ट, इसको याद रखना। अगर आप लॉगरिथमिक स्केल पे देखोगे ना, क्या
अगर आप लॉगरिथमिक स्केल पे देखोगे, इसके ये जो रिलेशन है वो क्या है, वो है log s इक्वल टू log c प्लस z log a। अगर आप इसको देखोगे ना, आप लोग ने देखा होगा log mn है ना, वो किसके बराबर होता है, log m प्लस log n। ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर आप लोगों ने एटलीस्ट 10th तक मैं पढ़ा होगा तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा जो log mn है वो किसके बराबर होता है, log m प्लस log n। या अगर आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ी है तो वहाँ पे भी ये सीखा होगा। जो log s है वो किसके बराबर होता है, वो होता है log c प्लस, अब ये z कैसे आता है, ये इसके रेज पावर है ना, जो पावर होता है वो किस में चला जाता है, वो नीचे आता है, तो z log a, इसको याद रखना। अब इसमें जो एस है फिर वो क्या डिनोट करता है, ये देखो स्पीशीज रिचनेस, ए क्या एरिया और एस क्या स्लोप ऑफ द लाइन, रिग्रेशन कोएफिशिएंट, ये याद रखना। और ये जो एस इक्वल टू सी ए रेज पावर जेड, ये क्या दिखाता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। याद रखना जब भी एस मतलब एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना वाई के, वाई रेज पावर एन कोई भी ले लो, जब भी मतलब आप लोग की एन कोई भी होता है वन से मतलब अंदर दे वन, आप कुछ भी ले लो, ये जेड जो भी है यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है। आप देखो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ रहा है, तो देख लेना, फिर भी इसको याद रखना सीधे। आप इसको ज़्यादा मैथमेटिक्स क्यों जाननी, आप इतना ही याद रखना, जब भी ऐसा मिले आपको एस इक्वल टू सी ए रेज पावर जेड, तो याद रखना इसमें क्या मिलता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर लॉगरिथमिक स्केल मिली तो वो क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। Ecologists have discovered that the value of Z lies in the range of 0.1 to 0.2 regardless of the taxonomic group or the region, whether it is the plants in Britain, birds in California or mollusks in New York State. The slopes of the regression lines are amazingly similar. वो आप देखोगे वो similar overall होती है। But if you analyze the species area relationship among very large areas like entire continent, अगर आप entire continent की देखोगे, जो स्लोप होता है लाइन का वो क्या जाता है, मच सिटी पर, जो जेड वैल्यू है इनका वो किस रेंज में आता है, 0.6 टू 1.2। अगर आप एग्जांपल लोगे फ्रूगिवोरस जिसमें आता है फ्रूटेटिंग बर्ड्स और क्या है मैमल्स इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, जो इनका स्लोप है वो कितना आता है, 1.15। अब हम बात करेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम। For many decades, ecologists believed that communities with more species generally tend to be more stable than those with less species. अब a stable community should not show too much variation। अगर जो stable community है ना वो उतनी वेरिएशन नहीं दिखानी चाहिए in productivity from year to year. It must be either resilient or resistant to occasional disturbances, natural or man-made, and it must also be resistant to invasions by alien species। अब हम बात करेंगे एक इकोलॉजिस्ट की, जो डेविड तलमान था, उसने क्या बोला, उसने क्या दिया, डेविड तलमानस लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट। उसने क्या किया, यूजिंग आउटडोर प्लॉट्स प्रोवाइड सम टेंटेटिव आंसर्स। उसने कुछ आंसर्स दिए, उसने क्या बोला, उसने बोला प्लॉट्स विद मोर स्पीशीज शोड लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन टोटल बायोमास। वो प्लांट्स जिनमें मोर स्पीशीज़ होगी, ज़्यादा स्पीशीज़ होगी, वो क्या दिखाते हैं, वो लेस वेरिएशंस दिखाते हैं ईयर टू ईयर, मतलब हर साल वो कम से कम क्या दिखाते हैं, वेरिएशंस दिखाते हैं। ही आल्सो शोड दैट इन हिज एक्सपेरिमेंट इंक्रीज डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूटेड टू हायर प्रोडक्टिविटी। जितनी ज़्यादा क्या होगी डाइवर्सिटी होगी उतना क्या होगा, हाई प्रोडक्टिविटी होगा। ये किसने कहा था, डेविड तिलमान ने। याद रखना इसने दो चीज़ें कही थी, एक तो इसने ये कहा था जिसमें ज़्यादा स्पीशीज़, जिस प्लाट में ज़्यादा स्पीशीज़ होगी वो कम क्या दिखाता है, वेरिएशंस दिखाता है ईयर टू ईयर इन टोटल बायोमास। दूसरा उसने क्या बोला, उसने बोला जो जितनी ज़्यादा जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, प्रोडक्टिविटी होगी। We may not understand completely how species richness contributes to the well-being of an ecosystem. We know enough to realize that rich diversity is not only essential for ecosystem health but imperative for the very survival of the human race on this planet. अब आता है कौन फिर, ये याद रखना, जो रिवेट पोपर हाइपोथेसिस है ना, इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। किसने दी थी, पॉल इरलिक ने, रिवेट पोपर हाइपोथेसिस। आप ये इसमें क्या कहता है, ये बोल रहा है कि आप मान लो जो इकोसिस्टम है ना वो एक एरोप्लेन है, क्या
जो इकोसिस्टम है वो क्या है, वो एक एरोप्लेन है। उसने बोला वो आपस में जो उसके पार्ट्स है ना वो आपस में जुड़े हुए होते हैं बाय रिवेटस। रिवेटस होते हैं बोल्टस। आप लोगों ने बोल्टस देखे होंगे, वो ऐसे कुछ होते हैं जो फिर किस में आप लोगों ने ऐसे देखे होंगे ना, जिसमें जो नट्स मतलब नट्स में फिर बंधे हुए होते हैं ऐसे। अगर आपने गाड़ियों में देखे होंगे जब नट वो बोल्टस लगे हुए होते हैं ना ऐसे, अगर आप लोगों ने देखे होंगे तो अगर देखें तो ठीक बात है, नहीं देखी होगी तो फिर भी याद रखना बोल्टस होते हैं। और उसने स्पीशीज़ को किन के साथ तुलना दी है, उन्हीं बोल्टस के साथ। किसने, पॉल इरलिक ने। इसने बोला कि जो एरोप्लेन है वो इकोसिस्टम है और जो रिवेटस है वो क्या है, स्पीशीज़ है। उसने बोला कि अगर हर कोई पैसेंजर एक रिवेट अपने घर ले जाएगा, क्या, एक रिवेट अपने घर ले जाएगा, यानी कि अगर एक स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो जाएगी तो वो पहले पहले उतना इफेक्ट इकोसिस्टम को नहीं करेगी। मतलब वो बोल रहा है पहले कि वो उस एरोप्लेन को उतना इफेक्ट नहीं करेगी पहले पहले, लेकिन जितने आप ज़्यादा से ज़्यादा वो बोल्ट्स निकालोगे तो वो जो प्लेन है ना वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ना वीक हो जाएगा। फिर वो क्या बन जाएगा, वो डेंजरसली वीक बन जाएगा। अब ये भी याद रखना है कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा इफेक्ट करेंगी किस इकोसिस्टम को, वो हमें देखना है। देखो जो विंग्स के बोल्ट्स है ना, अगर आप वो निकालोगे तो जो एरोप्लेन है ना उसको गिरने के चांसेस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अगर आप कौन सी निकालोगे, जो जिस कुर्सी पे हम बैठते हैं वो कुर्सी, उस कुर्सी के बोल्ट्स निकालेंगे, वो उतना इफेक्ट नहीं करेंगे ना प्लेन को, वो फिर भी प्लेन तो चलेगा। लेकिन अगर आप उसके पखी जो उसके पंखे हैं वही तोड़ दोगे तो वो जहाज़ ही टूट जाएगा, वो जहाज़ ही क्रैश हो जाएगा। तो इसी तरह ये क्या कह रहा है कि ये बोल रहा है कि जो एरोप्लेन है वो मान लो आप इकोसिस्टम है, और जो रिवेटस है वो जो वो बोल्ट्स है वो क्या है, वो स्पीशीज़ है। वो बोल रहा है कि अगर आप अंदर से मतलब जो चेयर्स है उससे बोल्ट्स निकालोगे, अंदर से बोल्ट्स निकालोगे, वो इनिशियली उतना इफेक्ट नहीं करेंगे प्लेन को, लेकिन अगर वो आप कौन से ज़्यादा इफेक्ट करेंगे, अगर आप पंखे जो है ना उसके ये रिवेटस निकालोगे, वो बोल्ट्स निकालोगे, वो ज़्यादा इफेक्ट करेंगे प्लेन पे, वो उसके क्रैश होने के चांसेस ज़्यादा है। ये बोल रहा था ये कौन, पॉल इरलिक। अब इसको देख लेना, ये इम्पॉर्टेंट इतना ही है जो मैंने आपको बताया। अब हम बात करेंगे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की। द बायोलॉजिकल वेल्थ ऑफ आवर प्लेनेट हैज़ बिन डिक्लाइनिंग रैपिडली एंड द एक्यूजिंग फिंगर इज क्लियरली पॉइंटिंग टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। The colonization of tropical Pacific islands by humans is said to have led to the extinction of कितना, more than 2000 species of native birds। जो IUCN रेड लिस्ट है 2004 डॉक्यूमेंट इज द एक्सटेंशन ऑफ 784 स्पीशीज़। याद रखना कितने, 784 स्पीशीज़, नीट परस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। अब उसमें क्या आता है, उसमें 338 वर्टिब्रेट्स आते हैं, 359 इनवर्टिब्रेट्स आते हैं और 87 प्लांट्स आते हैं। ये कितने, ये एक्सटेंशन कब देखा गया है, इन द लास्ट 500 ईयर्स में। अब कुछ एग्जांपल्स है जो रिसेंट एक्सटेंशंस में आते हैं। अब उसमें आता है डोडो मॉरिशस, कागा अफ्रीका का, थैलेसियन ऑस्ट्रेलिया का, शटलर सी काउ रशिया का, एंड 3 सब स्पीशीज बैली जवान कास्पियन ऑफ टाइगर। द लास्ट 20 ईयर्स अलोन हैव विटनेस्ड द डिसअपियरेंस ऑफ 27 स्पीशीज़। इंपॉर्टेंट है, पिछले 7 सालों से कितने स्पीशीज़ एक्सटेंट हुए हैं, पिछले 20 सालों से कितने स्पीशीज़ एक्सटेंट हुए हैं, 27। सॉरी आज रमज़ान का महीना चल रहा है, आज फास्ट में, इसीलिए थोड़े बहुत ज़ुबान फिसल रही है, अपनी जगह ज़ुबान नहीं रह रही, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। Careful analysis of records shows that extinction across taxa are not random. Some groups like amphibians appear to be more vulnerable to extinction. Adding to the grim scenario of extinction is the fact that more than 15,500 species worldwide are facing the threat of extinction. कितने, 15,500 species वो क्या फेस करते हैं, थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। अब उसमें कितने, जो 12% है वो किस में आते हैं, बर्ड्स में, और जो 23% है वो किस में आते हैं, मैमल्स में, और जो 32% है एम्फीबियन स्पीशीज़ में, और जो 31% है वो किस में आते हैं, जिम्नोस्पर्म्स में। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ सकता है नीट में, वहाँ पे आपको ये बताएंगे कि सबसे ज़्यादा जो एक्सटेंशन के करीब है, जो फेस कर रहा है इस वक्त एक्सटेंशन, वो कौन है, उसका मतलब ये आर्डर देंगे आपको। देखो एम्फीबियंस पहले हैं, फिर कौन से हैं, जिम्नोस्पर्म्स फिर कौन से हैं, फिर मैमल्स है, फिर कौन से हैं, फिर है बर्ड्स। याद रखना
इसको याद रखना। पहले एम्फीबियनस सबसे ज़्यादा जिनकी एक्सटेंशन मतलब जो फेस थ्रेट कर रहे हैं एक्सटेंशन को, वो मतलब कौन है, एम्फीबियनस, फिर कौन है जिम्नास्पर्मस, फिर कौन है मैमलियंस और फिर कौन है बर्ड्स। इसको याद रखना। During the long period greater than 3 billion years since the origin and diversification of life on Earth, there were 5 episodes of mass extinction of species. How is the sixth extinction presently in progress? लेकिन ये जो सिक्स्थ एक्सटिंक्शन है ना, ये डिफरेंट है किन से, जो पिछले वाले 5 हुए थे उनसे डिफरेंट है। द डिफरेंस इज इन द रेट्स, क्योंकि जो पहले वाले थे ना वो इतनी जल्दी, मतलब जो आज का एक्सटिंक्शन हो रहा है वो 100,000 टाइम्स फास्टर है। जो पहले वो 5 हुए थे ना, जो पहले 5 वाले हुए थे उनसे कितना ज़्यादा तेज़ है ये, 100,000 टाइम्स। Ecologists warn that if the present trends continue, nearly half of all the species on Earth might be wiped out within the next 100 years. तो इकोलॉजिस्ट से क्या कहा, अगर ये कंटिन्यू रहा ऐसे ही तो याद रखना अगले 100 सालों में हाफ ऑफ स्पीशीज जितनी भी है वो क्या होंगे, ख़त्म हो जाएंगे। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन अ रीजन में लीड टू डिक्लाइन इन किसमें, प्लांट प्रोडक्शन, lowered resistance to environmental perturbations such as droughts, of increased variability in certain ecosystem processes such as plant productivity, water use and pests and disease cycles. अब हम बात करेंगे causes of biodiversity losses. The accelerated rates of species extinctions that the world is facing now are largely due to human activities. किसके थ्रू, हम जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ करते हैं उसने मतलब एक्चुअली इन स्पीशीज़ को किसके वर्ष पे पहुंचा है, एक्सटेंशन के वर्ष पे, क्योंकि यही ज़्यादा मतलब ये प्रॉब्लम्स करते हैं। मतलब जो पोल्यूशन है वो भी कौन करता है, ह्यूमन ही करते हैं। जो इनका घर है मतलब फॉरेस्ट जंगल्स आप देखो वो कौन काट रहे हैं, ह्यूमन ही काट रहे हैं। तो मेन जो इसके मतलब जो इक्विजिड है वो कौन है, मतलब जो मेन इसका है वो ह्यूमन ही है। जो इसके पीछे है, जो इसका मतलब एक्सटेंशन का कारण है वो ह्यूमन ही होते हैं ज़्यादातर। अब देयर आर 4 मेजर काज है, 4 मेजर काज है, याद रखना। इसको हम बोलते हैं इवल कॉटेट, इंपॉर्टेंट है याद रखना। पहला कौन है, पहला है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, इंपॉर्टेंट है, नीट में बहुत बार क्वेश्चन आया है, लगभग 5-6 बार क्वेश्चन आया है नीट में। खाली यही क्वेश्चन होता था जो मोस्ट मतलब जो पहला काज है बायोडाइवर्सिटी लॉसेस का वो कौन है, वो हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट काज ड्राइविंग एनिमल्स एंड प्लांट्स टू एक्सटिंक्शन। द मोस्ट ड्रामेटिक एग्जांपल्स ऑफ हैबिटेट लॉस कम फ्रॉम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स, जो पहले कितना कवर करते थे, 14% लैंड, अर्थस लैंड सरफेस, लेकिन अब वो 6 से ज़्यादा कवर नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी, बहुत तेज़ी से। बाय द टाइम यू फिनिश रीडिंग दिस चैप्टर, जो ही आप ये चैप्टर ख़त्म करोगे ना, 1000 मोर हेक्टर्स ऑफ रेन फॉरेस्ट वुड हैव बीन लॉस्ट। कितना, 1000 हेक्टर्स, याद रखना, मोर देन 1000 हेक्टर्स ख़त्म हुए होंगे जो ही आप ये चैप्टर ख़त्म करोगे। द अमेज़न रेन फॉरेस्ट इट इज़ सो ह्यूज दैट इट इज़ कॉल्ड लंग्स ऑफ द प्लेनेट। अमेज़न फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं, लंग्स ऑफ प्लेनेट, याद रखना, इंपॉर्टेंट है नीट परस्पेक्टिव से। Harboring probably millions of species is being caught and cleared for cultivating soybeans or for conversion to grasslands for raising beef cattle. अब इनको क्यों इसको क्यों क्लियर किया गया है, फॉर ये तो पता ही है, सोयाबीन वर्कर्स के लिए, और जो अब घास चराने जाते हैं ना वो ये लोग जाते हैं घास चराने के लिए, जो उनके जो जानवर हैं उनको खाना खिलाने के, वो चारा खिलाने के लिए, तो वो क्या करते हैं, वो कट करते हैं फॉरेस्ट्स को। इससे भी क्या हुआ, जो ये अमेज़न फॉरेस्ट है ये दिन ब दिन ख़त्म होता जा रहा है। बिसाइड्स टोटल लॉस द डिग्रेडेशन ऑफ मनी हैबिटेट्स बाय पोल्यूशन आल्सो थ्रेटन्स द सर्वाइवल ऑफ मनी स्पीशीज। व्हेन लार्ज हैबिटेट्स आर ब्रोकन अप इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज, मैमल्स एंड बर्ड्स रिक्वायरिंग लार्ज टेरिटोरीज एंड सर्टेन एनिमल्स विद माइग्रेटरी हैबिटेट्स आर बैडली अफेक्टेड लीडिंग टू पॉपुलेशन डिक्लाइन। जो दूसरा है वो कौन सा है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ह्यूमन्स हैव ऑलवेज डिपेंडेड ऑन नेचर फॉर फूड एंड शेल्टर, ये तो पता ही है, बट व्हेन नीड टर्न्स टू ग्रीड, जो ही नीड किस में जाए, खुदगर्जी में चली जाती है, तो इट लीड्स टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मनी स्पीशीज एक्सटिंक्शन इन द लास्ट 5 years, इसमें क्या आता है, सेटलर सी काउ, पैसेंजर पिजन, वायर ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन। भाई किससे हुआ था, ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय ह्यूमन से।
Presently, many marine fish population around the world are over-harvested, endangering the continued existence of some commercially important species. अब हम बात करेंगे alien species invasion इसकी. When alien species are introduced unintentionally or deliberately for whatever purpose, some of them turn invasive and cause decline or extinction of indigenous species. जो ही आप एलियन स्पीशीज़ को कहीं किसी जगह पे इंट्रोड्यूस करोगे ना, ये जाहिर सी बात है वो इन्वेसिव बन जाएगी ना, वो उसका वो क्या करेगी, वो डिक्लाइन करेगी, जो वहाँ की नेटिव स्पीशीज़ है ना उनको क्या करेगी, कम करेगी. द नाइल पर्च इंट्रोड्यूस्ड इनटू लेक विक्टोरिया इन ईस्ट अफ्रीका लेड इवेंचुअली टू द एक्सटेंशन ऑफ एन इकोलॉजिकली यूनिक असेंबलेज ऑफ मोर देन 200 स्पीशीज़ ऑफ क्या चिल्ड फिश इन द लेक. याद रखना, जो ही नील पर्च जो है ना उसको इंट्रोड्यूस किया गया लेक विक्टोरिया किस में, ईस्ट अफ्रीका में. जो लेक विक्टोरिया कहाँ पे, ईस्ट अफ्रीका में. जब जो ही उसको वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया तो मोर देन 200 स्पीशीज़ हो गई किसकी, ख़त्म, किसकी, चिल्ड फिश की. याद रखना. यू मस्ट बी फेमिलियर विद द एनवायरमेंटल डैमेज काज्ड एंड थ्रेट पोज्ड टू आवर नेटिव स्पीशीज़ बाय इन्वेसिव बीट स्पीशीज़ लाइक, जिसमें क्या आता है, कैरेट ग्रास, पार्थिनियम, लैंटाना एंड वाटर हाइसिन्थ इकोर्निया. द रिसेंट इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ द अफ्रीकन कैट फिश, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लेरेज ग्रेपिनियस. याद रखना. फॉर एक्वा कल्चर पर्पजेज इज पोजिंग ए थ्रेट टू द इंडिजियस कैट फिशेज इन अवर रिवर्स. अब हम बात करेंगे किसकी, को एक्सटिंक्शन इसकी. When a species becomes extincted, the plant and animal species associated with it in an obligatory way also become extinct. ये तो सीधी बात है. देखो, को एक्सटिंक्शन में क्या होता है, अगर एक स्पीशीज़ ख़त्म हुई तो दूसरी स्पीशीज़ है ना उसका ख़त्म होना तय है, वो भी उसी के साथ ख़त्म होती है. When a host fish species become extinct, its unique assemblage of parasites also meets the same fate. Another example is the case of co-evolved plant pollinator mutualism, where extinction of one invariably leads to the extinction of the other. अगर एक का एक्सटेंशन होगा तो दूसरे का उसी के साथ ही होगा, क्योंकि क्या वह एक दूसरे के साथ ही रहते थे. अगर एक ख़त्म हुआ तो दूसरे का ख़त्म होना तय है. अब हम बात करेंगे किसकी, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की. वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, हमें क्यों बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है. बहुत सारे रीज़न्स हैं, कुछ ऑब्वियस है और कुछ ऑब्वियस नहीं है, बट ऑल आर इक्वली इम्पॉर्टेंट. लेकिन सारे क्या है, इक्वली इम्पॉर्टेंट. इनको हमने ग्रुपड किया है, मतलब उसको डिवाइड किया है 3 कैटेगरीज़ में. इनको हमने 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है. एक तो नैरो यूटिलिटेरियन, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, और तीसरा क्या है, एथिकल. जो नैरोली यूटिलिटेरियन है, आर्ग्यूमेंट्स फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी आर ऑब्वियस. ह्यूमन्स डेराइव काउंटलेस डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम नेचर फूड, जिसमें क्या क्या आता है, सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स आते हैं, फायरवुड आता है, फाइबर, कंस्ट्रक्शन मटीरियल्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, टेनिनस, लिब्रिकेंट्स, डाइज, रेजनस, परफ्यूम्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ मेडिसिनल इंपॉर्टेंस. अगर आप देखोगे ना, मोर देन 25% ऑफ द ड्रग currently sold in the market worldwide are derived from plants. वो कहाँ से derive होते हैं, प्लांट से. And 25,000 species of plants contribute to the traditional medicines used by native peoples around the world. Nobody knows how many more medicinal useful plants there are in a tropical rainforests waiting to be explored. With increasing resources put into bioprospecting, exploring molecular, genetic and species level diversity are for products of economic importance. Nations endowed with rich diversity can expect to reap enormous benefits. अब हम बात करेंगे किसकी, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन argument says that biodiversity plays a major role in many ecosystem services that nature provides. The fast dwindling Amazon forest is estimated to produce through photosynthesis को इतना 20%. याद रखना, इंपॉर्टेंट है नीड परस्पेक्टिव से. कितना परसेंट वो ये करता है, कंट्रीब्यूट ये ऑक्सीजन. याद रखना 20%. अगर मतलब 100% ऑक्सीजन बनता है तो उसमें 20% कौन देता है, अकेले अमेजोन फॉरेस्ट. याद रखना. पॉलिनेशन विदाउट विच प्लांट्स कैनॉट गिव अस फ्रूट्स और सीड्स. याद रखना, पॉलिनेशन तो पता ही है. इज अनदर सर्विस इकोसिस्टम इज प्रोवाइड थ्रू pollinators layer bees, bumblers, birds and bats, bumblebees and bats. There are other incredible intangible benefits that we derive from nature. The aesthetic pleasures of walking through thick woods, watching spring flowers in the full bloom, or waking up to a
bulbul's song in the morning. The ethical argument for conserving biodiversity relates to what we owe to millions of plant, animal, and microbe species with whom we share this planet. The philosophically और spiritually ये उतना important नहीं, इसलिए मैं इसको रीडिंग मार रहा हूँ. अब मैं बताऊंगा इसमें important क्या है. We need to realize that every species has an intrinsic value even if it may not be of current or any economic value to us. देखो वहाँ पे क्वेश्चन क्या आ सकता है. जो अमेज़ॉन फॉरेस्ट है ना, ये किस में आता है? ये आता है ब्रॉड यूटिलिटेरियन में. और जो ये देखो ड्रग्स, ये किस में आते हैं? ये फायरवुड, फाइबर कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ये आते हैं नैरोली यूटिलिटेरियन में. याद रखना. हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, कैसे हम इनको कंजर्व कर सकते हैं? याद रखना, हम इनको कंजर्व करते हैं दो चीज़ों से. या तो इनिशिएटिव, जिसको हम बोलते हैं इनिशिएटिव कंजर्वेशन. दूसरा कैसे? एक्सेटिव कंजर्वेशन. इनिशिएटिव कंजर्वेशन क्या होता है? जो ऑर्गेनिज्म जो जहाँ पे है उसको मतलब वहीं पे कंजर्व करना, उसको हम बोलते हैं इनिशिएटिव कंजर्वेशन. एक्सेटिव कंजर्वेशन क्या है? बाहर से उस स्पीशीज़ को लाना, फिर एक मतलब प्रोटेक्टेड एरिया पे उसको क्या कंजर्व करना, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एक्सेटिव कंजर्वेशन. जो इनिशिएटिव कंजर्वेशन है फेस्ड विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन. मनी नेशंस फाइंड इट अनरियलिस्टिक एंड इकोनॉमिकली नॉट feasible to conserve all their biological balance. Invariably, the number of species waiting to be saved from extinction far exceeds the conservation resources available. On a global basis, this problem has been addressed by eminent conservationists. They identified for maximum protection certain biodiversity hotspots, regions with very high levels of species richness और high degree of endemism. Endemism क्या होता है? वो species जो खाली उसी जगह पाया जाता है और किसी और जगह जो ना पाया जाता हो, जो खाली उसी जगह पाया जाता हो, बाकी किसी जगह ना पाया जाता हो, उसको हम बोलते हैं एंडेमिज्म. अगर आप इनिशियली देखते तो खाली 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स थे, लेकिन फिर बाद में 9 और ऐड हुए, तो टोटल इस वक्त कितने हैं? 34 है. दीज हॉटस्पॉट्स आर आल्सो रीजन ऑफ एक्सलरेटेड हैबिटेट लॉस. 3 ऑफ दीज हैबिटेट हॉटस्पॉट्स कौन कौन से हैं? वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालय cover our country's exceptionally high biodiversity regions. Although all the biodiversity hotspots put together cover less than 2% of Earth's land area, the number of species they collectively harbor is extremely high, and strictly protection of these hotspots could reduce the ongoing mass extinction by almost 30%. कितना? 30%. अब देखो यहाँ पे क्या, अब एक्चुअली आपको याद क्या रखना है इसमें आपको खाली ये याद रखना है, ये पैरा आपको याद रखना है नीट पर्सपेक्टिव से. देख लेना, इसी से क्वेश्चन ज़्यादा आता है. देखो एक तो 14 बायोस्फीयर रिजर्व है, और क्या है वहाँ पे ये ज़्यादा क्वेश्चन आएगा कि जो इनिशिएटिव कंजर्वेशन है इसमें कौन कौन सा इनिशिएटिव कंजर्वेशन में क्या क्या आता है. एक तो आता है बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज आते हैं. अब बायोस्फीयर कितने हैं इंडिया में? बायोस्फीयर रिजर्व 14 है, नेशनल पार्क्स 90 है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज 448 है. अगर आप देखोगे सैक्रेड ग्रूव्स, वो भी इंडिया में, वो भी किस में आते हैं? इनिशिएटिव कंजर्वेशन में आते हैं. और वो कहाँ पे पाए जाते हैं? खासी और जयंता में, हिल्स इन मेघालय, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटक एंड महाराष्ट्र, एंड द सुरगुजा, चंद्रा एंड बस्तर एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश. इन मेघालय द सैक्रेड ग्रूव्स आर द लास्ट रिफ्यूज फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड थ्रेटन्ड प्लांट्स. अब एक्सेटिव कंजर्वेशन में क्या क्या आता है? इसमें आते हैं जूलॉजिकल पार्कस, बॉटनिकल गार्डन या वाइल्ड लाइफ सफारी पार्कस. ये बात याद रखना, किस में आते हैं? एक्सेटिव कंजर्वेशन में. बस इतनी ही नहीं आती, और भी क्या आता है? आप लोगों ने तो ये सुना ही होगा क्या? क्रायो प्रिजर्वेशन. जो सीड्स हैं उनको हम क्या किस में मतलब प्रिजर्व करके रखते हैं? सीड बैंक्स में रखते हैं ना, या पोलन है उनको हम पोलन बैंक्स में रखते हैं. तो जो ये क्रायो प्रिजर्वेशन है, ये भी एक टेक्निक है, मतलब जो एक्सेटिव कंजर्वेशन में किया जाता है. याद रखना, ये भी किस में आते हैं? एक्सेटिव कंजर्वेशन में आते हैं. अब लास्ट टाइप क्या है? जो लास्ट में लिखा है, बायोडाइवर्सिटी नोज नो पॉलिटिकल बाउंड्रीज. बायोडाइवर्सिटी में मतलब ये पॉलिटिक्स काम नहीं आती, या इट इज़ कंजर्वेशन इज़ देयर. ये हर एक की रेस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक नेशन की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है. यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स नहीं है, ना कोई चीज़ है. ये खाली क्या कंजर्व करना है? इन रिसोर्सेज को. द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी द अर्थ समिट हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो इन 1992 कॉल्ड अपॉन ऑल नेशंस टू टेक अप्रोप्रिएट मेजर्स फॉर
फॉलो अप द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कब हुई थी? हेल्ड इन 2002 इन जोहान्सबर्ग। कहाँ पे हुई थी? जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। 190 countries pledged their commitment to achieve by 2010 a significant reduction in the current rate of biodiversity losses at global, regional and local levels। इसको याद रखना, यहाँ पे यही इम्पोर्टेंट है। जो वर्ल्ड समिट है वो कहाँ पे हुआ था और किस पे हुआ था? वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? जोहान्सबर्ग में, जो साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। और किस ईयर में हुआ था? 2002 में। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। जो वर्ल्ड समिट है ये याद रखना।